सरल क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में हम सॉल्यूशन चैप्टर में असामान्य मोलर द्रव्यमान पढ़ रहे थे, ठीक है ना। और असामान्य जो मोलर द्रव्यमान है उसमें हम पहुंच गए थे वान टॉप गुणांक तक। और वान टॉप जो गुणांक है उसमें दो मात्राएं बताई जाती है, एक वियोजन की मात्रा और एक संगुणन की मात्रा। तो कल हमने अध्ययन किया था वियोजन की मात्रा का, ठीक है ना। आज हम अध्ययन करेंगे संगुणन की मात्रा का, ठीक। तो अगला जो भाग है हमारा वो है संगुणन की मात्रा, कि भाई वान टॉप की सहायता से संगुणन की मात्रा कैसे निकाली जाती है, ठीक है ना। एक बार पीछे का थोड़ा सा रिपीट कर दूं मैं। पीछे का जो वीडियो था उसमें हमने वान टॉप गुणांक आई पढ़ा था। और आई क्या होता है? प्रेक्षित मान बटे सैद्धांतिक मान, यानी प्रेक्षित व सैद्धांतिक मानों का अनुपात वान टॉप गुणांक कहलाता है, ठीक है ना। और इस वान टॉप गुणांक की सहायता से वियोजन की मात्रा एल्फा निकालते थे। और एल्फा बराबर क्या था? I-1 अपॉन n-1। ये फॉर्मूला आया था कल हमारे, ठीक है। आज हमें अध्ययन करना है संगुणन की मात्रा का। और संगुणन की मात्रा भी एल्फा होती है, ठीक है ना। जब किसी का संगुणन करते हैं तो वो होगा कैसे संगुणन? विलय के कण संगुणित कैसे होंगे? तो A नाम का विलय है और इसकी संख्या n है। A नाम के विलय की संख्या n है और ये जब संगुणित होते हैं तो A का होल n, ठीक है ना। जैसे हम केमिस्ट्री में बहुलक पढ़ते हैं तो 1,00,000 इकाइयों के जुड़ने से बहुलक बनता है। जैसे एथीन उदाहरण होता था, CH2 डबल बॉन्ड CH2, और एथीन से पॉलीथीन बनती थी CH2 का होल n। तो यहाँ n लगाते थे। ये क्या है? 1,00,000। और 1,00,000 की संख्या कितनी है? n। और इससे क्या बन गया? 1,00,000 से बन गया बहुलक, ठीक है ना। तो 1,00,000 किस में बदल गया? बहुलक में बदल गया। नहीं, जब 1,00,000 बहुलक में बदल गया तो ये संगुणन हो गया ना। हमने एथीन की इकाइयों को जोड़ दिया और एथीन की इकाइयों को जोड़ने पर संगुणन की मात्रा निकल जाएगी अब, ठीक। हमने भी एक ऐसा ही उदाहरण लिया है जिसके अंदर हमने संख्या ली है Na, और Na जो संख्या ली है वो 1,00,000 है। इसका मतलब प्रारंभ में इसका मान 1 और प्रोडक्ट कितना होता है? 0, ठीक है। t समय बाद क्या होगा? A का होल n है तो 1 का टुकड़ा कितना होगा? एल्फा बाई n। कैसे? ऐसे होगा कि ये राम है और राम 100 से मिलकर बना है, ठीक है ना। राम कितनों से मिलकर बना है? 100 से। भाई राम का हाथ, राम के पैर, तो नाम तो राम ही रहेगा ना, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये नहीं 100 राम है, ये पैदा होने वाला तो एक ही होगा ना। इसका मतलब इधर की तरफ कितने टुकड़े जुड़े? 1/100 प्लस 1/100 प्लस 1/100 प्लस 1/100। इन सबको जोड़ेंगे 100 बार, डॉट डॉट डॉट, तब जाकर 1 बनेगा ना। इसलिए 1/100 लिखा ना। तो यहाँ क्या हो गया? एल्फा बटा n। और एल्फा बटा n हो गया तो यहाँ कितना बचेगा? 1 माइनस एल्फा। कैसे? चूंकि 1 का कितना? एल्फा बाई n, इसलिए n का कितना? एल्फा बाई n इंटू n, तो n से n कट गया, एल्फा बच गया, तो इसलिए यहाँ 1 माइनस एल्फा आएगा, ठीक है ना। मतलब 1 का हिस्सा कितना है? 1 का हिस्सा एल्फा बटा n है, तो n का हिस्सा कितना होगा? एल्फा ही होगा, यानी पूरी 1 इकाई बन गई है। इसके अंदर सैद्धांतिक मान कितना आया? सैद्धांतिक मान तो 1 है, ये रहा 1 प्रारंभ वाला। प्रेक्षित मान कितना है? प्रेक्षित मान बराबर 1 माइनस एल्फा प्लस एल्फा बटे n। ये t समय बाद वाला मान 1 माइनस एल्फा और एल्फा बटे n। t समय बाद वाली इकाई को प्रेक्षित कहते हैं। हो गई ये प्रेक्षित मान। अब हमें इसकी सहायता से संगुणन की मात्रा बतानी है। तो संगुणन की मात्रा के लिए फॉर्मूला क्या लगाते हैं? I बराबर क्या होता है?
प्रेक्षित मान बटे सैद्धांतिक मान। तो प्रेक्षित मान बटे सैद्धांतिक मान तो आई बराबर 1 माइनस एल्फा प्लस एल्फा बटे एन अपॉन सैद्धांतिक 1, ठीक है। तो आई बराबर कितना हो गया 1 माइनस एल्फा प्लस एल्फा बटे एन। अब इसके अंदर एन तो लघुत्तम आ गया, ठीक है ना, तो ये बन गया एन आई बराबर एन माइनस एन एल्फा प्लस एल्फा। इस एन को इधर ले ले तो ये हो जाएगा एन आई माइनस एन बराबर एल्फा माइनस एन एल्फा, ये एल्फा प्लस का, ये एन एल्फा माइनस का, ठीक है। ये हो गया एन आई माइनस 1 एल्फा 1 माइनस एन। तो हमारे सामने संगुणन की मात्रा एल्फा कितनी आई, एल्फा बराबर आई 1 माइनस एन, ठीक है ना, अपॉन एल्फा बराबर कितनी आएगी एन इंटू आई माइनस 1 अपॉन 1 माइनस एन। ये संगुणन की मात्रा निकल कर आ गई एल्फा, ठीक है ना। तो वन टॉप की सहायता से संगुणन की मात्रा एल्फा कैसे निकाली जाती है, ठीक है ना। उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि एन इकाइयों को जोड़कर एक इकाई बनाई, ठीक है ना। प्रारंभ में इनका मान 1 है और इसका मान 0 है, मतलब न्यूनतम है। टी समय बाद ये एक इकाई बनाई, तो इस एक इकाई में एक का हिस्सा कितना, एल्फा बटा एन। जैसे मैंने 1/100 1/100 1/100 बताया, तो एक का हिस्सा एल्फा बटे एन है। तो ये हमारा टी समय बाद का प्रेक्षित मान है 1 माइनस एल्फा प्लस एल्फा बटा एन। ये टी समय बाद का मान है, कौन सा, प्रेक्षित मान, ठीक है ना। और आई क्या होता है, प्रेक्षित मान बटे सैद्धांतिक मान। तो आई बराबर क्या होता है 1 माइनस एल्फा प्लस एल्फा बटा एन। तो आई बराबर क्या होता है, ये मान रख दिया, एन लघुत्तम ले लिया, ये इकाई आई, पक्षांतरण कर दिया। पक्षांतरण करने पर संगुणन की मात्रा एल्फा कितनी प्राप्त हो गई, एन आई माइनस 1 अपॉन 1 माइनस एन, ठीक है ना। ये वन टॉप के अनुसार संगुणन की मात्रा का निर्धारण हो गया, ठीक है। अगले भाग में देखें हम, नहीं ये तो हमारा टॉपिक था वन टॉप गुणांक आई। तो पीछे से एक बार छोटा सा एक हल्का सा रिवीजन कर दूं मैं। नहीं, हम पढ़ रहे थे टॉपिक कल एबनॉर्मल वैल्यू, असामान्य मोलर द्रव्यमान। भाई हम असामान्य मोलर द्रव्यमान पढ़ रहे थे, तो असामान्य मोलर द्रव्यमान क्या होता है, कल बताया था कि जब विलय के कण किसी विलयन में या तो वियोजित हो जाते हैं या संगुणित हो जाते हैं तो उसको असामान्य मोलर द्रव्यमान कहते हैं। विलय के कणों का वियोजित होना या संगुणित होना ही क्या कहलाता है, असामान्य मोलर द्रव्यमान कहलाता है, ठीक है ना। इससे क्या होगा, जब कण वियोजित होते हैं तो उनकी संख्या बढ़ जाती है, अणुभार घट जाता है। जब विलय के कण संगुणित होते हैं तो संख्या कम हो जाती है, अणुभार ज़्यादा हो जाता है। इसका गणितीय निरूपण करने के लिए वांटा वैज्ञानिक ने आई बताया। आई क्या होता है, आई का मतलब प्रेक्षित मान बटे सैद्धांतिक मान होता है, इसे आई कहते हैं, ठीक है ना। इसके बाद वांटाप के अनुसार आई कैसे निकाला जाता है, उसके लिए आई बराबर 1, आई का मान 1 से ज़्यादा, आई का मान 1 से कम। आई बराबर 1 कब होता है, जब प्रेक्षित और सैद्धांतिक दोनों मान समान होते हैं। ऐसा किन का होता है, किन किन का आई 1 होता है, कल बताया था ग्लूकोज, यूरिया, सुक्रोज, इनका आई 1 होता है। आई का मान 1 से ज़्यादा किन का होता है, NaCl का, AlCl3 मतलब जो वियोजन करते हैं उनका आई 1 से ज़्यादा होता है। आई का मान 1 से कम किन का होता है, जो संगुणन करते हैं उनका आई 1 से कम होता है, जैसे एसिटिक एसिड, बेंजोइक एसिड, ठीक है ना, उन सब का आई 1 से कम होता है, ठीक है। 1 से कम आई इनका होता है, और ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। इनका आई कितना होता है, 1/2। क्यों होता है, क्योंकि ये संगुणन करते हैं। नहीं, इसके बाद हमने वांटाप की सहायता से वियोजन व संगुणन की मात्रा का अध्ययन किया था, ठीक है ना। नेक्स्ट अगले टॉपिक पर चले, तो अगला जो हमारा टॉपिक है अगर हम उसको लें तो उसके अंदर क्या है, उसमें 2 स्थितियां हैं। नहीं, एक हमारा टॉपिक शेष है अभी आदर्श व अनादर्श विलयन, ठीक है। लेकिन अगर हमें आदर्श और अनादर्श विलयन का अध्ययन करना है तो भाई आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है, आदर्श विलयन क्या होता है। तो सबसे पहले हम
कौन सा सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं? आदर्श विलयन पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। आदर्श विलयन क्या होता है? इसमें एक बार बताया था कि जो अत्यंत तनु विलयन होता है उसी को आदर्श कहते हैं। अत्यंत तनु विलयन को ही आदर्श विलयन कहा जाता है, ठीक है। अत्यंत तनु विलयन को ही आदर्श विलयन कहा जाता है, ठीक है। आदर्श विलयन की शर्तें क्या होती हैं? आदर्श विलयन की पहली शर्त होती है कि वो राउल के नियम की पालना करना चाहिए। आदर्श विलयन क्या होता है? जो राउल के नियम की पालना करता है वो आदर्श विलयन होता है, ठीक है ना। राउल के नियम का मतलब, भाई हमारे पास किसी विलयन में दो कारक होते हैं। एक कारक होता है विलय और दूसरा कारक होता है विलायक, ठीक है। जब हम कोई विलयन तैयार करते हैं तो उस विलय में आकर्षण होता है, उसे कहते हैं विलय विलय आकर्षण। जब कोई विलयन तैयार होता है तो उसके अंदर एक आकर्षण तो कौन सा होता है? विलय विलय आकर्षण। और विलयन बनाते समय दूसरा आकर्षण कौन सा होता है? विलायक विलायक आकर्षण, ठीक है। और जब विलयन तैयार हो जाता है इन दोनों को जोड़कर तो एक नया आकर्षण तैयार हो जाता है जिसे कहते हैं विलय विलायक आकर्षण, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर किसी भी विलयन में तीन प्रकार के आकर्षण हो गए। एक विलयन बनाते समय दो अवयव चाहिए, विलय और विलायक। विलय जो अवयव होगा उसका आकर्षण को विलय विलय आकर्षण कहेंगे, विलायक अवयव के आकर्षण को विलायक विलायक आकर्षण कहेंगे और विलयन के आकर्षण को विलय विलायक आकर्षण कहेंगे, ठीक है ना। इसमें स्थिति क्या है? जब इसको मैं बोल दूं ए आकर्षण, इसको बी आकर्षण और इसको ए बी आकर्षण, ठीक है। अब हमारे सामने आदर्श विलयन है, तो आदर्श विलयन कौन से होते हैं? पहली बात तो जो अत्यंत तनु विलयन होते हैं वो आदर्श होते हैं। दूसरी बात, जो राउल के नियम की पालना करते हैं वो भी आदर्श विलयन होते हैं। तीसरी बात यह है कि जब विलय विलय आकर्षण और विलायक विलायक आकर्षण का मान बराबर होता है, किसके बराबर होता है? विलय विलायक आकर्षण के बराबर होता है। मतलब जब ए आकर्षण कोमा बी आकर्षण का मान बराबर हो किसके? ए बी आकर्षण के, तो वो विलयन भी आदर्श होता है, ठीक है ना। कहने का मतलब जिस विलय को विलायक में डालेंगे तो वो विलय भी आकर्षण लेकर रहेगा। भाई जिस विलय को डालेंगे तो इस विलय में भी तो आकर्षण होगा और इस विलायक में भी आकर्षण होगा विलायक के कणों का, इसमें विलय के कणों का आकर्षण होगा। जब विलय के कणों का आकर्षण होगा विलायक के कणों का आकर्षण होगा, तो जैसे ये NaCl है तो NaCl का आकर्षण, और मैं इस NaCl को जल में डाल दूं तो जल के अणुओं का आकर्षण, और NaCl और जल के अणुओं का आकर्षण। तो किसी विलयन को तैयार होने में कैसे तैयार होगा? किसी विलयन को तैयार होने में कितने आकर्षण बलों से गुजरना पड़ेगा? 3 से, ठीक है ना। भाई विलय का विलय से आकर्षण, विलायक का विलायक से आकर्षण और विलय का विलायक से आकर्षण, तब जाकर एक विलयन की स्थिति पैदा होगी। इसलिए आदर्श विलयन में स्थिति क्या होती है? यानी अगर कोई हमसे आदर्श विलयन की डेफिनेशन पूछता है तो क्या बोलेंगे कि भाई विलयन बनाते समय यह अवयव चाहिए। अगर यह आकर्षण बल बराबर नहीं है, अगर यह आकर्षण बल बराबर नहीं है तो फिर वो अनादर्श हो जाएगा। आपको ज्यादा डीपली नहीं जाना, ठीक है ना। मैं सीधा सीधा बोल रहा हूं कि विलय विलय आकर्षण विलायक विलायक आकर्षण यदि विलय विलायक आकर्षण के बराबर है तो वो आदर्श विलयन होगा। और अगर यह आकर्षण दोनों का आकर्षण बराबर नहीं है तो वो एक अनादर्श विलयन होगा, ठीक है ना। तो आदर्श और अनादर्श विलयन की स्थिति यही है ना कि जब विलय विलय आकर्षण विलायक विलायक आकर्षण का मान बराबर हो किसके? विलय विलायक आकर्षण के, तो उसे आदर्श विलयन कहा जाता है। आदर्श विलयन वो होते हैं जो राउल के नियम की पालना करते हैं, ठीक है ना। दूसरी बात, अगर इन आकर्षण बलों का मान बराबर नहीं है तो उसे अनादर्श विलयन कहेंगे। तो उसे कौन सा विलयन कहेंगे? अनादर्श विलयन कहेंगे, ठीक है ना। किसी भी विलय का जो दाब होता है वो उसी की मोल भिन्न के बराबर होता है, यानी समानुपाती होता है। विलय का वाष्प दाब विलय की मोल भिन्न के समानुपाती, विलायक का वाष्प दाब विलायक की मोल भिन्न के समानुपाती, ठीक है। लेकिन इसको थोड़ा डिटेल में लें, नहीं कैसे? यानी मैं आदर्श विलयन की दूसरी शर्त लिख रहा हूं कि ए आकर्षण
कोमा बी बी आकर्षण का मान बराबर हो किसके, ए बी के। अब आप समझ गए ए बी बी का मतलब क्या है। ए का मतलब विलय विलय, बी बी का मतलब विलायक विलायक और ए बी का मतलब विलय विलायक, ठीक है ना। आदर्श विलयन की पहली शर्त क्या है, राउल के नियम की पालना करना चाहिए, ठीक है ना। दूसरी शर्त क्या है, विलय विलय और विलायक विलायक आकर्षण का मान विलय विलायक आकर्षण के बराबर होना चाहिए। तीसरी शर्त क्या है, विलय का आयतन और विलायक के आयतन का मान बराबर हो विलयन के आयतन के, क्योंकि कोई भी विलयन तैयार कब होता है, विलय प्लस विलायक इक्वल टू विलयन। तो इसका आयतन और इसका आयतन, इन दोनों के आयतन का मान बराबर हो विलयन के आयतन के। मान लो इसका मान v1 इसका मान v2, ठीक है ना। तो इन दोनों का आयतन जुड़कर विलयन के आयतन के बराबर होना चाहिए, तब भी वो आदर्श होगा, अर्थात आयतन परिवर्तन 0। भाई जब दोनों का आयतन बराबर होगा तो आयतन परिवर्तन कितना हुआ, 0 ही हुआ ना। v2 माइनस v1 करेंगे तो 0 आएगा ना। इसका मतलब तीसरी शर्त है आयतन परिवर्तन 0। अब आप आयतन परिवर्तन 0 से क्या समझते हो, भाई आदर्श विलयन में आयतन परिवर्तन 0 होना चाहिए। तो आयतन परिवर्तन 0 का मतलब क्या होता है, बोलो। आयतन परिवर्तन 0 का मतलब क्या होता है, आयतन परिवर्तन 0 का मतलब ये होता है कि विलय और विलायक का आयतन विलयन के आयतन के बराबर होना चाहिए, यानी समान होना चाहिए, ठीक है। चौथी बात, जब विलय और विलायक के कण आपस में संगुणित हों, जुड़े, तो जुड़ते समय ऊष्मा की हानि नहीं होनी चाहिए, मतलब एंथैल्पी परिवर्तन भी 0 होना चाहिए, ठीक है। तो वो एक आदर्श विलयन होता है नहीं। और आदर्श विलयन के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात, उसके लिए हम थोड़ी से राउल के नियम की पालना कर लें। राउल का नियम ये कहता है कि हमारे पास दो अवयव होते हैं, विलय और दूसरा अवयव होता है विलायक। मानो विलय का वाष्प दाब Pa है और मानो विलायक का वाष्प दाब Pb है, ठीक है ना। तो हमने पढ़ा था पीछे कि वाष्प दाब जो होता है वो उसकी मोल भिन्न के समानुपाती होता है। विलय का वाष्प दाब, तो विलय की मोल भिन्न XA और विलायक की मोल भिन्न होगी XB, ठीक है। विलय का वाष्प दाब विलय की मोल भिन्न के समानुपाती, विलायक का वाष्प दाब विलायक की मोल भिन्न के समानुपाती, विलय का दाब विलय की मोल भिन्न के समानुपाती, विलायक का दाब विलायक की मोल भिन्न के समानुपाती, ठीक है ना। अगर ये समानुपाती हैं तो इसे ही वाष्पशील विलयनों का राउल नियम कहते हैं। ये भी एक राउल नियम है, लेकिन ये राउल नियम किसका है, वाष्पशील का। मतलब कब, ये जब लगेगा जब हमारा विलय भी वाष्पशील है, मतलब विलय को गर्म करेंगे उसकी भी वाष्प बन जाए, और विलायक भी हमारा वाष्पशील है। जब दोनों ही वाष्पशील है मतलब दोनों ही द्रव हैं। अगर हमारे विलय और विलायक दोनों ही द्रव हैं, ठीक है ना, तो उसके अंदर राउल का नियम चेंज हो जाएगा, समझ गए। अगर हमारा विलय और विलायक दोनों ही वाष्पशील है तो इसके लिए राउल का नियम क्या बोला जाता है कि किसी अवयव का वाष्प दाब उसी अवयव की मोल भिन्न के समानुपाती होता है। मैं बोल रहा हूं किसी अवयव का वाष्प दाब उसी अवयव की मोल भिन्न के समानुपाती होता है। जैसे विलय का वाष्प दाब विलय की मोल भिन्न के समानुपाती होता है, विलायक का वाष्प दाब विलायक की मोल भिन्न के समानुपाती होता है। विलय का वाष्प दाब विलय की मोल भिन्न के समानुपाती, विलायक का वाष्प दाब विलायक की मोल भिन्न के समानुपाती होता है। इसे वाष्पशील विलयनों का राउल नियम कहते हैं। इसे वाष्पशील विलयनों का राउल नियम कहते हैं। वाष्पशील विलयन क्या होते हैं, क्या होते हैं? वाष्पशील विलयन का मतलब जिसमें विलय और विलायक दोनों ही द्रव अवस्था में होते हैं, मतलब विलय भी वाष्पशील होता है विलायक भी वाष्पशील होता है, वो होते हैं, ठीक है ना। पीछे हमने राउल का नियम पढ़ा था, वो अवाष्पशील का था, मतलब उसमें विलय अवाष्पशील होता था और विलायक वाष्पशील होता था। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, आदर्श विलयन में दोनों ही वाष्पशील है, तो वाष्पशील में नियम क्या बोलते हैं कि विलय का दाब विलय की मोल भिन्न के समानुपाती, विलायक का दाब विलायक की मोल भिन्न के समानुपाती। तो विलय का वाष्प दाब समानुपाती विलायक की मोल भिन्न, विलय की मोल भिन्न, विलायक का दाब समानुपाती विलायक की मोल भिन्न, ठीक है। अगर हम इस समानुपाती को हटा दें तो Pa बराबर P0 XA,
इसके अंदर हटा दें तो पी बी बराबर पी नॉट एक्स बी, या पी नॉट क्या है, पी नॉट बराबर शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, एक समानुपाती कांस्टेंट है, इसे शुद्ध विलायक का वाष्प दाब कहते हैं, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब कहते हैं। अगर ये मान बराबर हैं, मतलब पी ए बराबर है पी नोट एक्स ए के, पी बी बराबर है पी नोट एक्स बी के, तो भी वो आदर्श विलयन होगा। तो हमारे सामने आदर्श विलयन की कितनी शर्तें बन गई, 6। आदर्श विलयन की पहली शर्त क्या होती है कि आदर्श विलयन, अत्यंत तनु विलयन को ही आदर्श विलयन कहा जाता है। दूसरी बात, आदर्श विलयन वो होता है जो राउल के नियम की पालना करता है, ठीक है ना। तीसरी बात, ए आकर्षण मतलब विलय विलय आकर्षण, विलाय विलायक आकर्षण का मान विलय विलायक आकर्षण के बराबर होता है। चौथी बात, आयतन परिवर्तन का मान 0 होता है। आयतन परिवर्तन का बताया कि विलय और विलायक के आयतन का मान विलयन के आयतन के बराबर होना चाहिए, तो वो आयतन परिवर्तन 0 होता है। ऊष्मा की हानि नहीं होनी चाहिए, मतलब जब विलय और विलायक को संगुणित करें, जोड़ें, तो ऊष्मा ना तो ऊर्जा लेनी चाहिए ना देनी चाहिए, मतलब ऊष्मा का ना अवशोषण हो ना उत्सर्जन हो, तो ऊर्जा परिवर्तन भी 0 यानी एंथैल्पी परिवर्तन भी 0 होना चाहिए। चौथी बात कि जो विलय का वाष्प दाब है वो विलय की मोल भिन्न के बराबर हो, विलायक का वाष्प दाब विलायक की मोल भिन्न के बराबर हो, तो वो एक आदर्श विलयन होता है। और किसी आदर्श विलयन के उदाहरण क्या होते हैं, सेम, ठीक है ना, जैसे प्रोपेन प्लस ब्यूटेन, ठीक है भाई। अगर एल्केन प्लस एल्केन, एल्कीन प्लस एल्कीन, एल्काइन प्लस एल्काइन, तो ऐसे उदाहरण किसके बनेंगे, आदर्श विलयन, क्योंकि प्रकृति में कोई भी विलयन आदर्श नहीं होता है, ठीक है ना। आदर्श विलयन बनाने की सिर्फ कल्पना की जाती है, बाकी प्रकृति में कोई भी विलयन क्या नहीं होता, आदर्श नहीं होता। आदर्श विलयन बनाने की सिर्फ कल्पना होती है, इसलिए प्रोपेन अगर ब्यूटेन के साथ जुड़ जाए तो वो एक आदर्श विलयन बना सकता है। नंबर 2, अगर बेंजीन के साथ टॉलुइन जुड़ जाए, एरोमेटिक प्लस एरोमेटिक। नंबर 3, C2H5Cl प्लस C2H5Br, मतलब एथिल क्लोराइड प्लस एथिल ब्रोमाइड, ठीक है ना, वो भी एक आदर्श विलयन बना सकता है। CCl4 प्लस SiCl4, कार वर्ग 14 के सदस्य हैं, तो ये भी एक आदर्श विलयन बनाए जा सकते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे हम आदर्श विलयनों के उदाहरण बताते हैं। ये मैंने 4 उदाहरण बताए किसी आदर्श विलयन के। तो किसी आदर्श विलयन के उदाहरण कैसे बनाते हैं, आप किसी एल्केन के साथ एल्केन को जोड़ो, यानी विलय भी एल्केन विलायक भी एल्केन, तो वो आदर्श विलयन के उदाहरण बन सकते हैं। नंबर 2, किसी एल्कीन के साथ एल्कीन को जोड़ो, वो भी आदर्श विलयन का उदाहरण बन सकता है। वर्ग 14 के साथ वर्ग 14 को जोड़ो, जैसे कार्बन के साथ सिलिकॉन जोड़ा, वो भी आदर्श विलयन का उदाहरण बनाया जा सकता है। एरोमेटिक के साथ एरोमेटिक को जोड़ो, तो वो भी एक आदर्श विलयन का उदाहरण बनाया जा सकता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार हम किसी आदर्श विलयन के उदाहरण बनाते हैं, ठीक है ना। ये तो हमारे सामने आदर्श विलयन की शर्त हुई नहीं, और आदर्श विलयन के उदाहरण हुए, ठीक है। अब आप इसको चेंज कर सकते हो कि भाई जिनमें ये मान बराबर नहीं होते उसे क्या बोलेंगे, उसे अनादर्श विलयन बोलेंगे, ठीक है ना। ये तो हमारा आदर्श विलयन था। इसके बाद अनादर्श विलयन। अनादर्श विलयन क्या होता है, जो राउल के नियम की पालना नहीं करता। भाई जिसमें राउल के नियम की पालना नहीं होती वो अनादर्श होता है, ठीक है ना। जिसमें ए बी बी आकर्षण का मान बराबर नहीं होता ए बी के, मतलब विलय विलय विलायक विलायक आकर्षण का मान बराबर नहीं होता किसके, विलय विलायक आकर्षण के बराबर नहीं होता, वो भी अनादर्श विलयन होता है। आयतन परिवर्तन 0 नहीं होता, मतलब विलय और विलायक का आयतन विलयन के आयतन के बराबर नहीं होता। एंथैल्पी परिवर्तन 0 नहीं होता, मतलब ऊष्मा की हानि होती है या ऊष्मा का अवशोषण होता है, हानि और अवशोषण बराबर नहीं होता जिसका। चौथी बात कि जो विलय का वाष्प दाब है वो विलय की मोल भिन्न के बराबर नहीं होता, विलायक का वाष्प दाब विलायक की मोल भिन्न के बराबर नहीं होता, तो उसे हम अनादर्श विलयन कहते हैं। यानी मैंने इस आदर्श विलयन को अनादर्श में बदल दिया, ठीक है ना। मैंने किसी आदर्श विलयन को किस में चेंज कर दिया, अनादर्श विलयन में चेंज कर दिया, ठीक है।
लेकिन इस अनादर्श विलयन में दो प्रकार के डेरिवेशन होते हैं, मतलब विचलन होते हैं दो प्रकार के। एक अनादर्श विलयन होता है जिसको धनात्मक विचलन कहते हैं और दूसरे को ऋणात्मक विचलन कहते हैं, ठीक है ना। तो अनादर्श विलयन में कितने प्रकार के विचलन पाए जाते हैं? दो प्रकार के, धनात्मक विचलन और ऋणात्मक विचलन। मुझे एक बात बताओ, विलयन बनेगा कब? भाई मैंने अभी अभी आपको आकर्षण बताया कि विलय विलय विलायक विलायक, ठीक है ना, और एक आकर्षण होता है विलय विलायक, समझ गए? ये तीन आकर्षण है। अब कोई भी विलयन तैयार कब होगा? जब इस आकर्षण का मान ज्यादा होगा, यानी अगर ये आकर्षण ज्यादा होगा तो विलयन बन गया, मतलब घुल गया। जैसे नमक पानी में घुलता है तो क्या होता है? नमक और पानी का आकर्षण ज्यादा होता है तभी तो घुलता है, ठीक है। अगर इधर वाला आकर्षण ज्यादा है इनसे तो वो ऋणात्मक विचलन होता है। और अगर चेंज हो जाए, ये वाला आकर्षण ज्यादा हो जाए तो मतलब घुला ही नहीं। जैसे रेत को पानी में डालते हैं तो थोड़ी देर बाद रेत नीचे बैठ जाती है, इसका मतलब उसमें ये आकर्षण ज्यादा है, मतलब रेत का रेत से, पानी का पानी से आकर्षण ज्यादा है, ठीक है ना। तो वो धनात्मक विचलन होता है, समझे बात को। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अनादर्श विलयन जो है, उस अनादर्श विलयन में आपने शर्त पढ़ी, ठीक है ना। ये आपके सामने अनादर्श की शर्त है। अब ये मान बराबर नहीं होता, 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 वो अनादर्श होता है। तो फिर क्या होता है? बराबर नहीं होता तो क्या होता है? बराबर नहीं होगा तो या तो कम होगा या ज्यादा होगा, कम होगा या ज्यादा होगा, ठीक है ना। या तो इधर वाला आकर्षण ज्यादा होगा या इधर वाला ज्यादा होगा, ठीक है। इसलिए अनादर्श विलयन को कितने विचलनों में बांट दिया? दो में। एक विचलन धनात्मक कहलाता है और एक ऋणात्मक विचलन कहलाता है। अब मैं इसके लिए आपके सामने टेबल तैयार करता हूं। नहीं, सबसे पहले इधर तो धनात्मक विचलन, अनादर्श विलयन का धनात्मक विचलन, और इधर अनादर्श विलयन का ऋणात्मक विचलन, ठीक है ना। धनात्मक विचलन की पहली बात क्या है? राउल के नियम की पालना नहीं होती, नहीं होती। इधर भी सेम है, राउल के नियम की पालना नहीं होती। दूसरी शर्त क्या है? ए आकर्षण और बी आकर्षण का मान ज्यादा होता है ए बी से, ठीक है। इसको कैसे याद रखोगे? धनात्मक को, मतलब विलय विलय विलायक विलायक आकर्षण ज्यादा होता है विलय विलायक से। इसका मतलब रेत और पानी, मतलब विलयन नहीं बनना चाहिए, ठीक है ना। जब मैं विलय को विलायक में डालूं तो विलय और विलायक जुड़ने नहीं चाहिए, विलयन तैयार नहीं होना चाहिए। जैसे रेत को पानी में डाली तो घुलेगी थोड़ी, वो कुछ देर बाद नीचे बैठ जाएगी ना। इसका मतलब रेत और पानी ऐसा उदाहरण है इस टाइप का। नंबर 2, ए और बी आकर्षण का मान कम होता है किससे? ए बी आकर्षण से। उसके अंदर क्या हो गया? उसके अंदर घुलेगी वो, ठीक है ना, उसमें घुलेगी, क्योंकि अब की बार इधर वाला आकर्षण ज्यादा है तो वो ऋणात्मक है। जैसे नमक को पानी में डाला तो नमक पानी में घुल गया, तो नमक पानी में घुल गया तो कौन सा विचलन हुआ? वो ऋणात्मक। जो घुलते नहीं है वो धनात्मक, और जो घुल जाते हैं विलयन बना लेते हैं वो ऋणात्मक में। और अगर इनके मान बराबर आ जाते हैं तो वो आइडियल सॉल्यूशन, आदर्श विलयन में जाएंगे, ठीक है। तीसरी बात, आयतन परिवर्तन का मान ज्यादा हो 0 से, मतलब पॉजिटिव में होना चाहिए आयतन परिवर्तन। इसका आयतन परिवर्तन कम हो, मतलब नेगेटिव में होना चाहिए। चौथी बात, एंथैल्पी परिवर्तन ज्यादा हो, मतलब धनात्मक हो, मतलब ऐसे विलयन ऊष्मा का अवशोषण करते हैं, उत्सर्जन नहीं करते। चौथी बात, ऐसे विलयन ऊष्मा की हानि करते हैं, ठीक है। नंबर 5, पी का मान ज्यादा हो P0 XA से, मतलब विलय का वाष्प दाब ज्यादा हो विलय की मोल भिन्न से। इसके अंदर विलय का वाष्प दाब कम हो विलय की मोल भिन्न से, ठीक है। नंबर 6, Pb का मान ज्यादा हो P0 XB से, इसमें भी Pb का मान कम हो P0 XB से, ठीक है। तो आपके सामने स्थिति क्लियर है? नहीं, ये सारे मान पॉजिटिव हैं,
ठीक है, लेकिन ये विलयन नहीं बनाते। जब किसी विलय को आप विलायक में डालें और वो घुले नहीं तो वो धनात्मक विचलन होता है। होता तो अनादर्श विलयन है, लेकिन अनादर्श विलयन का कौन सा विचलन होता है? धनात्मक विचलन। अगर हम किसी विलय को विलायक में डालें और वो घुल जाए विलयन तैयार हो जाए तो वो ऋणात्मक विचलन होता है। जैसे नमक प्लस पानी, ठीक है ना, तो वो ऋणात्मक विचलन में आता है। नहीं तो बात को समझिए, आपके सामने आकर्षण कितने होते हैं? 3 प्रकार के आकर्षण होते हैं, ठीक है ना, विलय विलायक और विलय विलायक। ठीक, अगर विलय विलायक का मान बराबर है विलय विलायक के तो वो आदर्श विलयन है। अगर कम ज्यादा है तो वो या तो धनात्मक है या ऋणात्मक है, ठीक है ना। धनात्मक में किसका मान ज्यादा? इस वाले का मान ज्यादा, इस वाले का कम। तो आपको परिभाषा बनाई जा सकती है ना, खुद बना सकते हो आप परिभाषा, ठीक है। अब बचे इनके एग्जाम्पल कि आप धनात्मक विचलन के उदाहरण कैसे देते हो। तो मैं आपसे बोल रहा हूं ना कि जो आपस में जुड़ते नहीं है, ठीक है ना, वो धनात्मक में आते हैं। जैसे एग्जाम्पल, सबसे पहले एग्जाम्पल कौन से विचलन के बता रहे हैं? धनात्मक विचलन। ठीक, धनात्मक विचलन का उदाहरण क्या होता है? एसीटोन प्लस एथेनॉल, ठीक है ना। तो एसीटोन का आकर्षण एथेनॉल का आकर्षण अधिक होता है, ठीक है ना। एसीटोन एथेनॉल के साथ जुड़ नहीं पाता, नहीं। इसी प्रकार एसीटोन प्लस कार्बन डाइसल्फाइड, ये भी धनात्मक में अगर मैं इनको डालूंगा तो ये विलयन नहीं तैयार करेंगे। मतलब ये इसमें नहीं घुलेगा, ये इसमें नहीं घुलेगा, तो वो धनात्मक विचलन है। जो घुल जाएंगे वो सारी स्थिति किसकी है? वो ऋणात्मक विचलन की है, ठीक है ना। जैसे मैंने HCl को जल में डाला, NaCl को पानी में डाला, सल्फ्यूरिक एसिड को जल में डाला, सब घुल गए तो ऋणात्मक में आएंगे। इसी प्रकार एक उदाहरण होता है एसीटोन का क्लोरोफॉर्म के साथ, एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म, ठीक है ना, ये भी ऋणात्मक विचलन में आता है। नहीं, एसीटोन का एनिलीन के साथ, ये भी ऋणात्मक में आता है, ये घुल जाएंगे। एसीटोन क्लोरोफॉर्म के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, एसीटोन एनिलीन के साथ भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, इसलिए ये घुलेंगे, ये ऋणात्मक में आएंगे। मतलब एसीटोन का आकर्षण किससे रहेगा? एनिलीन से रहेगा, और एसीटोन का आकर्षण एनिलीन से रहेगा, तो ये कौन से विचलन में आएंगे? ऋणात्मक में। एसीटोन का फॉर्मूला क्या होता है? C डबल बॉन्ड हो, और क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला क्या होता है? CCl। तो इसका O इसके H से, मतलब ये विलय है और ये विलायक है मान लो, तो विलय और विलायक का आकर्षण बन गया, मतलब AB आकर्षण बन गया यहाँ। और AB आकर्षण बनने के कारण ही, ठीक है ना, ये कौन से विचलन में आ गए? ऋणात्मक में। मतलब एसीटोन का क्लोरोफॉर्म से आकर्षण बन गया और बनने के कारण AB आकर्षण हो गया, और AB आकर्षण हो गया तो इसलिए कौन से विचलन में आ गए? ये ऋणात्मक विचलन में पैदा हो गए, ठीक है ना। तो ये ऋणात्मक विचलन में है। ऐसे ही एनिलीन होती है, एनिलीन NC6H5, इसका H इसका O, तो ये भी ऋणात्मक में, क्योंकि इनमें अंतराण्विक हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है, तो ये अंतराण्विक हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं, इसलिए ऋणात्मक विचलन में पाए जाते हैं, ठीक है ना। तो हमारे सामने धनात्मक और ऋणात्मक विचलन के भी उदाहरण हैं जो आपस में घुले नहीं। अगर कॉमन सेंस हो, थोड़ा बहुत ध्यान रखें। मैंने कहा सेम एल्कीन हैलाइड, वो किस में जाएंगे? आदर्श विलयन में। सेम, ठीक है। जो घुलते नहीं है वो धनात्मक विचलन में, जो घुल जाते हैं वो ऋणात्मक विचलन में, ठीक है ना। तो हमारे सामने ये स्थिति स्पष्ट है। अब इसके आधार पर हम आइडियल और नॉन आइडियल जो सॉल्यूशन है उसका ग्राफ बना सकते हैं, ठीक है। इसका ग्राफ कैसे बनाया जाएगा? तो एक तो हमारे सामने विलयन कौन सा था? एक आदर्श था, दूसरा धनात्मक विचलन था, और तीसरा भाग किसका था? ऋणात्मक विचलन का। तीनों की शर्त लिखो। इसमें क्या था?
पी ए बराबर था पी नोट एक्स ए, पी बी बराबर था पी नोट एक्स बी। ठीक, धनात्मक में क्या है, पी ए ज़्यादा है पी नोट एक्स ए से, पी बी ज़्यादा है पी नोट एक्स बी से। ठीक है ना। ऋणात्मक में क्या है, पी ए का मान कम है, मतलब विलय का वाष्प दाब कम होता है पी नोट एक्स ए से, विलायक का वाष्प दाब कम होता है पी नोट एक्स बी से। ठीक है, तीनों की शर्त हो गई। हमें इनका ग्राफ बनाना है गणितीय निरूपण करने के लिए। तो ग्राफ कैसे होगा, ये जो लाइन है ये तो विलय के वाष्प दाब की यानी पी ए, ये तो विलय का वाष्प दाब, ये विलय की मोल भिन्न है। इधर ग्राफ की लाइन चल रही है विलय की मोल भिन्न, इधर विलय की मोल भिन्न कितनी है 0, और मोल भिन्न अधिकतम इकाई होती है 1 होती है। ठीक है ना। तो 1 से इधर जा रहा है तो 0 से शुरू हुई मोल भिन्न और 1 तक पहुंची, क्योंकि मोल भिन्न का अधिकतम मान कितना होता है 1 अधिकतम होती है, क्योंकि कुल विलयन की मोल भिन्न इकाई मानी जाती है। ठीक है, क्योंकि विलय की मोल भिन्न प्लस विलायक की मोल भिन्न इक्वल टू विलयन की मोल भिन्न, तो विलय और विलायक की मोल भिन्न का योग इकाई होता है, हमेशा ध्यान रखें। इसके बाद इधर एक्स बी, क्योंकि इधर विलायक का वाष्प दाब है। ठीक है ना, और इधर एक्स बी का मान कितना होगा 1। भाई इधर विलायक की मोल भिन्न 0 है, इधर से इधर आ रहा है विलायक का ग्राफ। ठीक है ना। फिर समझ लो, मैं इन तीनों का एक ग्राफ बनाना चाहता हूं, आदर्श विलयन का, अनादर्श विलयन का। ठीक है ना। ग्राफ बनाने के लिए मेरे पास सूत्र था वाष्पशील का राउल नियम। ये किसी वाष्पशील का राउल नियम था, उसका वाष्प दाब उसकी मोल भिन्न के बराबर, वाष्प दाब मोल भिन्न से ज्यादा, वाष्प दाब मोल भिन्न से कम। ठीक है ना। तो ग्राफ बनाने के लिए मुझे एक साइड तो विलय, एक साइड विलायक लेना पड़ा, यानी ये ग्राफ इतना, ये विलय का, ये ग्राफ ऐसे ही ये विलायक का। इधर जो है वाष्प दाब ये किसका है, ये विलय का वाष्प दाब। ठीक, इधर की साइड जो वाष्प दाब है वो विलायक का वाष्प दाब। तो इधर जो ग्राफ बनाया वो किसका है, विलायक के वाष्प दाब का। अब पहले आदर्श विलयन में चले तो दोनों मान बराबर है, इसका मान बढ़ेगा तो इसका भी बढ़ेगा, इसका बढ़ेगा तो इसका भी बढ़ेगा। तो पी ए और एक्स ए में समानुपाती का संबंध है, तो ग्राफ सीधा ही जाएगा ऐसे। ठीक है ना। ये जो ग्राफ जाएगा ये किसी विलय का जा रहा है, तो विलय का ग्राफ ऐसे ही जाएगा सीधा। ठीक है ना। ये सीधी लाइन किसकी गई, ये सीधी लाइन गई पी ए समानुपाती एक्स से, यानी आदर्श विलयन की गई। पीबी वाली लाइन भी ऐसी है, पीबी वाली लाइन भी ऐसे गई। ठीक है ना। ये किसकी है, विलायक का वाष्प दाब समानुपाती विलायक की मोल भिन्न। ये लाइन तो आदर्श विलयन की हो गई, क्योंकि दोनों समानुपाती हैं, समानुपाती है तो स्ट्रेट लाइन आएगी। लेकिन इसमें अंतर है यहाँ, क्योंकि किसी विलयन में विलायक ज्यादा होता है विलय से, इसलिए विलायक वाला जो दाब है वो ज्यादा है किससे, विलय वाले से। ठीक है ना। हो गया, यहां तक हो गया। अब धनात्मक में पी ए का मान ज्यादा है और पी बी का मान ज्यादा है। पी ए ज्यादा है तो धनात्मक विचलन की लाइन ऐसे जाएगी पॉजिटिव। ठीक, ऋणात्मक विचलन में पी ए का मान कम है तो नीचे आएगी नेगेटिव। ऐसे ही पी बी होगा सेम, ये लाइन पॉजिटिव और ये लाइन नेगेटिव। ठीक है। तो ये हमारे सामने आदर्श और अनादर्श विलयन का ग्राफ बना। भाई पी ए समानुपाती एक्स से है और इसका मान बढ़ेगा तो इसका भी बढ़ेगा। ठीक है ना। तो पी ए बराबर पी नोट एक्स से ग्राफ कैसे बनता है, y बराबर एम एक्स बनता है ना, और y बराबर एम एक्स का ग्राफ कैसा होता है, सरल रेखा होता है, सीधी रेखा बनता है। ठीक है ना, स्ट्रेट लाइन होता है। नहीं तो पूरा वीडियो को पूरा देखें नहीं, और इसके अंदर अभी जो ग्राफ बताएं इन ग्राफों को कल वापस से एक बार रिपीट करूंगा। ठीक है ना। तो कल के वीडियो में
हम आदर्श धनात्मक और ऋणात्मक का ग्राफीय निरूपण पुनः देखेंगे, ठीक है ना। और कमेंट बॉक्स में अगर कोई कमी है, ठीक है ना, तो वो ज़रूर लिखें।